अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। सेनेट इंतखाबात का बड़ा अपसेट, सबसे बड़ी जीत खुफिया बैलेट की हुई। यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए। इमरान खान के लिए बड़ा चैलेंज, हुकूमती उम्मीदवार को शिकस्त। वजूहात क्या हैं? सेनेट इलेक्शन ने के नताइज ने सबको हैरान कर दिया। क्या यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट बनेंगे? और दूसरी तरफ इमरान खान ने फैसला किया है कि वो एतमाद का वोट लेंगे। और पीटीएम के जो सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान, वो ये कह रहे हैं कि अब हुकूमत को यकीन हो जाना चाहिए, ये असम्बलियाँ तहलील होंगी, इनको घर जाना होगा। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मुतालबा कर दिया है वज़ीर आज़म से कि वो अब इस्तीफ़ा दें। इस वक्त सेनेट की ख़ास तौर पे इस्लामाबाद की जो सीट थी, इस पर बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और हफीज़ शेख साहब के दरमियान। और ये मुकाबला अपोजिशन ने जीत लिया और इस एक सीट ने पाकिस्तान की सियासत का पूरा रुख बदल दिया। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि हुकूमती जो इत्तेहाद है, हुकूमत के जो वज़रा हैं, वो परेशान हैं इस सूरत हाल से। इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इस इलेक्शन में पैसा चला है। अगर पैसा चला तो वो पैसा किसने लगाया? और पीटीआई के जो लोग हैं उन्होंने हुकूमत पर एतमाद क्यों नहीं किया, अपने कैंडिडेट पे एतमाद क्यों नहीं किया? और क्या वजह है कि उसी इस्लामाबाद की जो दूसरी नशिस्त है वहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार थी वो कामयाब हो गई हैं, लेकिन हफीज़ शेख नाकाम हुए। क्या पार्टी ने जो टिकट की तकसीम का मामला था उस पर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के, वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो सके, इत्तेहादियों ने भरपूर साथ नहीं दिया? क्या वजूहात थी? इन चीज़ों पे बात करेंगे। और क्योंकि इस वक्त अपोजिशन को एक नई ऑक्सीजन मिली है और इमरान खान इखलाकी तौर पे ज़ाहिर है वो अब एतमाद का वोट लेंगे। और अगर एतमाद का वोट लेने में भी नाकाम होंगे तो क्या दोबारा इलेक्शंस होंगे और पाकिस्तान इस वक्त दोबारा इलेक्शन का मुतहम्मिल हो सकता है या नहीं? इस पे बात करेंगे। हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है आज। शहजाद शाह जिलानी साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनसे पूछेंगे कि वो इस इलेक्शन को किस तरह देख रहे हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। जी, आपका भी शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मिर्ज़ा आलम बेग साहब, सीनियर तजियाकार हैं। सेनेट के हवाले से हम पहले दिन से ही इस हवाले से बहुत ज़बरदस्त उनकी प्रिडिक्शंस रहीं और आज की प्रिडिक्शन भी उनकी सच साबित हुई। बेग साहब, बहुत शुक्रिया, आपने भी प्रोग्राम बहुत में वक्त शुक्रिया दिया। ज़फ़ीर। शहजाद शाह जिलानी साहब, किस तरह देखते हैं? एक तो मुबारक हो, आप जीत गए और बड़ा अपसेट हुआ हुकूमत। बाज़ार ये लग रहा था जो हमारे पास नंबर गेम्स थे, जो कैलकुलेशंस थी, उसमें लग ये रहा था कि अक्सरियत जो है वो ऐवान में, ऐवान बाला में हुकूमत की होगी। लेकिन अब जो नंबर्स आए हैं उससे लग ये रहा है, साफ वाज़े हो गया कि हुकूमत जो है वो अपनी अक्सरियत ऐवान बाला में नहीं हासिल कर सकी और अपोजिशन को वोट पड़े। जी, देखें, जो आपने अपने इब्तदाइये में बताया, जो आज के हालात रहे, सबसे पहले तो पूरी जमात को, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को, पूरे पीडीएम अलायंस को, उसमें जो भी लीडरान हैं उनको मुबारक हो। ये उनकी जीत है, ये सिर्फ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की नहीं है, ये पूरी पीडीएम, पूरी अपोजिशन जमातों की और जमहूरियत की जीत है। और जो ये एक क्यास आराइयाँ थी चंद रोज़ से, और वो कहीं से भी नहीं आ रही थी, वो जो रूमर फैक्ट्री है हुकूमत की अपनी बनाई हुई, और उसमें जो उनकी ब्रिगेड ऑफ स्पोक्स पर्सनस है, वही ये एक तासुर दे रहे थे या क्यास आराइयों पर मबनी अपने तजिए पेश कर रहे थे कि जी वी विल विन द सीट वेरी कंफर्टेबली। उनके पास कुछ नहीं है, अदाद व शुमार की बात हो रही थी, अददी अक्सरियत की बात हो रही थी कि जी उनके पास इतने हैं, हमारे पास इतने हैं। तो ये सारी, देखें, ये वही बात थी कि जो कॉन्फिडेंस था चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जो मरीम नवाज साहिबा और मौलाना फजल रहमान साहब का, वो इत्तफाक क्यों किया गया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के नाम पे? क्योंकि वो काबिल कबूल हैं। ठीक। और आज अगर हम इसको देखें कि ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब या पीडीएम की जीत, और वो उसको कहते हैं कि इश्तिहार चलता था पहले, तो ये हो गया कि जीत गया पीडीएम, हार गई महंगाई। अच्छा। और महंगाई जब हार गई तो आप समझ जाएं कि जो हफीज़ शेख साहब हैं, जो कि आईएमएफ के लगाए हुए, ठीक। और उनका जो आज उनकी बेल रद्द हो गई, तो ऐसे समझ ले कि जो हालात के, महंगाई के सताए हुए लोग, और जो उनको रिप्रेजेंट करने वाले लोगों के जो नुमाइंदे ऐवानों में बैठे हुए हैं, चाहे वो ऐवान बाला हो, या कौमी ज़हरीन। असम्बली हो या सूबाई असम्बलियाँ हों, ठीक।
उन्होंने अपना जो है वो ज़मीर की आवाज़ दी है। और ये जो बात हो रही है कि जी इतने पैसे और ये पैसे नहीं है। हाँ, ये पैसे का शुमार है, लेकिन उन मारे हुए गरीब आवाम का और लोगों का कि जो इस गुर्बत से मारे हुए हैं, उन पैसों का जो वो नहीं भर पा रहे हैं, जो वो नहीं अपने तंगदस्ती उनके दूसरे दो चार हैं, उनके नुमाइंदों ने इसका फैसला दिया। इसका फैसला किया और ये फैसला अवाम का फैसला है। बेग साहब, शुरू से सरप्राइज़ का इंतज़ार था। 27 फरवरी गुजर गई है, लेकिन 3 मार्च को भी सरप्राइज़ हुआ, और ये वो सरप्राइज़ है जिस पे आपने भी बारहा प्रोग्राम में कहा कि कुछ तो है जिस पे लग रहा है कि जो पोजीशंस हैं वो चेंज होने जा रही हैं। अंपायर शायद उसमें उस तरह का किरदार अदा नहीं होगा जिस तरह का माजी में हमने देखा। फिर नंबर गेम्स भी कुछ चेंज हो रहे थे। आप प्रिडिक्ट कर रहे थे कि इस दफ़ा गिलानी साहब अपसेट करेंगे, और वही हुआ। बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर। जिस तरह आपने देखा कि जब हमने पिछले प्रोग्राम्स किए उसमें जो हालात थे, वाक़यात थे, उनका तज़किया करते हुए मैंने हमेशा ये बात कही कि आने वाला जो 3 मार्च के दिन है या सेनेट का इलेक्शन है वो बड़ा अपसेट करेगा। और गिलानी साहब की कामयाबी बिल्कुल मैंने कहा था यकीनी तौर पे है। उसकी 2 वजूहत थी। एक मौजूदा हुकूमत की नाकाम पॉलिसियाँ, ठीक। दूसरे पीडीएम के जो रू रवा हैं, जिनको हमेशा कहता हूँ कि वो सियासी गॉडफादर हैं, आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी पूरी टीम जो पीडीएम के नाम से उनके साथ मंसूब की जा रही है कि वो इस अंदाज में खेल रहे थे कि मैं समझता हूँ हुकूमत की जो मौजूदा पॉलिसीज़ थी, ना सिर्फ उसको बल्कि उनके लोगों को बैक फुट पे जाके खेलना पड़ा। आज देखें जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है, इसमें जो अदादी शुमार हम देखते हैं उसमें एक गैर यकीनी सूरत हाल सामने आई है। और जो हम तवक्को कर रहे थे आम लोग के जनाब, ये जो मार्जिन होगा ये मौजूदा हुकूमत की फेवर में जाएगा और 4-6 सीटों का जो अपसेट हुआ है ये इस तरफ जाएगा। लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स निकली, जिसको मैं समझता हूँ ये पीडीएम की कामयाबी और उनकी जो हिकमताना जो पॉलिसीज़ थी जो उन्होंने बैकफुट पर खेलने पर मजबूर किया। देखें इस वक्त आप अगर देखें तो खान साहब और उनकी जितनी टीम है वो मीडिया से लेकर ऐवानों में एक ही बात कहती रही कि जनाब जो अपोजिशन है वो चोर है, वो चोर है, लेकिन आज तक किसी एक को साबित नहीं कर सके। अच्छा, इसकी वजह से आवाम के अंदर जो उनका मोराल था वो दिन ब दिन गिरता गया। आवाम को इससे गर्ज नहीं कौन चोर है, आवाम को उससे गर्ज थी कि जो आपने आवाम से वादे किए थे और जिन वादों पर आपने हुकूमत कायम की थी और जिन लोगों को साथ लेके चल रहे थे उनकी कारकर्दगी सिफर रही। जिसकी वजह से आज जो सूरत हाल आप देख रहे हैं ये बुनियाद है इस बात की कि मेरे ख्याल में ऐवान में अब जब इमरान खान साहब का आपने बयान सुना कि वो कह रहे हैं जी मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूँगा, एतमाद का वोट लूँगा, ये इस बात की गमाजी करता है कि उनको महसूस हो रहा है कि जो उन्होंने हिकमत अपनी अपनाई थी वो फेल हो गई है। और इस वक्त देखिए आपने देखा पिछले 4-5 दिन से खान साहब अपने नाराज़ दोस्तों को मनाने जा रहे थे। फिर सबसे बड़ी बात जो उनका मेन मोटिव था कि सामने वाला चोर है, आज उनके घरों में नकब लग गई। एक अजीब सूरत हाल सामने आ गई कि उनके घरों में नकब लग गई, उनको पता ही नहीं चला। तो इसका मतलब है ना सिर्फ ये कि आप बेखबर हैं बल्कि जो आप शोर मचा रहे हैं ना, चोर मचाए शोर वाली बात थी वह साबित हो गई। शाह साहब, आपको लगता है हुकूमती इत्तेहाद के जो 9 इजाफी वोट यानी पीडीएम को या अपोजिशन जमातों को मिले हैं, यानी गिलानी साहब को, क्या वजह है? नाराज़गी ही थी? और ये जिस तरह बेग साहब भी बात कर रहे हैं कि हमने देखा पिछले 2.5-3 सालों में वज़ीर-ए-आज़म का रवैया भी वही रवैया था जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब का था। वो नहीं मिलते थे लोगों से, अपने एमएनएज़ एमपीएस के साथ नहीं मिलते थे, और वजह ये बनती थी कि फिर जब कोई इस तरह का बड़ा दिन आता था तो उसमें वो नाराज़ हो जाते थे। इमरान खान साहब 2 दिन पहले आए और फिर उन्होंने मिलना शुरू किया, 1-to-1 मीटिंग्स भी हुई, एमएनए एमपीएस के साथ वो मिले, तो शायद देर हो चुकी थी और उसका रिज़ल्ट भी आज आया आपके सामने। देखिए, रवैये तो एक अहम किरदार अदा करते हैं किसी भी हालात की बनावट में या बिगाड़ में। जो वज़ीर आज़म का रवैया है, या ख़ास तौर पे हफ़ीज़ शेख साहब के वाले से बात हो रही है कि उनसे काफ़ी शिकायत थी उनके लोगों को। अब मसला एक ये भी है कि आप जो कह रहे हैं कि जी ये डिफरेंस कैसे आया, वोट ज़ायद कैसे पड़ गए। तो मैंने जैसे इब्तदाई में मैंने बताया कि जो सूरत हाल है, दीगर जो हमें एक चीज़ को समझना होगा, अगर आप मुझे थोड़ी सी इजाज़त दें जी। तो मैं इसको आज थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ, इसको बॉक्स से बाहर निकालना चाह रहा हूँ इस बात को। आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नज़रियाती जमात है, कमिटेड लोग हैं, और अगर जो लोग जिन पे शक किया जाता नहीं ये कमिटेड नहीं है तो कम से कम वो पॉलिसी को फॉलो करते हैं। ठीक है। इसी तरह से नून लीग में भी है, इसी तरह से दीगर जमातों में भी है। जब आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट सपोर्टेड जमातें जब इक़्तिदार में आती हैं
सबसे पहले तो ये उनका एक मसला होता है कि उनके पास अपने जेन्युइन लोग नहीं होते। वो इधर उधर से, जिस तरह हमारे आसिफ जरदारी साहब ने कहा, मांगे टांगे की हुकूमत है। ठीक है। तो वो मांगे टांगे वाले होते हैं, उनके ऊपर एतमाद नहीं किया जाता। ठीक है। अगर एतमाद होता तो उनको इस तरह से होटलों में ना ठहराया जाता, उनको आइसोलेट ना किया जाता। इसका मतलब कि उनको अपने लोगों पर एतमाद नहीं है। आइसोलेट तो इसलिए किया, कोरोना था, थोड़ी एहतियात की है उन्होंने। अगर वो एहतियात इस तरह से है कि रात को बैठ के मज़े खाने और वो पार्टी हो रही है, अच्छा। तो फिर वो पार्टी तो हो रही थी। हो रही थी, और वो हुई भी है। किस तरह हुई है ये आप भी जानते हैं, हम भी ठीक जानते हैं अच्छी ठीक। तरह नहीं, से। बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका कि जब आप इधर उधर से पकड़ दकड़ के काम चला रहे होते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं होता। इस पर मजीद बात करेंगे। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है असमतुल्लाह नियाज़ी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। नियाज़ी साहब, इस्लामाबाद में आप बैठे हुए हैं, आज बड़ा तारीखी अपसेट हुआ है हुकूमत। और इवन हमने देखा कि फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी रिजल्ट्स नहीं आए थे, तो वो खुशखबरी सुना रही थी, बता रही थी। हफीज़ शेख उनके साथ खड़े थे और उन्होंने कहा कि हम वोट हमारे पास आ गए हैं, हमारी गिनती पूरी है, नंबर्स पूरे हैं और हम जीत चुके हैं। ये क्या हुआ अचानक? देखिए, ये फिरदौस आशिक अवान हो या शेख रशीद हो या फवाद चौधरी हो, और ये स्पिन डॉक्टर्स हैं। ये इनको जो कहा जाता है वो उनको एक शौक होता है कि वो मीडिया के अंदर रहें, और उनको बेसिस नहीं होती। आप देखिए शेख रशीद कहाँ है, वो रोजाना एक पेशेंट गोई कर रहा था कि यूसुफ रज़ा गिलानी हारेगा और हफीज शेख जीत जाएगा। रोजाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी वाले से होती थी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा देखें तो जब नौशहरा का रिजल्ट आया था, नौशहरा के रिजल्ट के बाद इमरान खान दूसरे दिन ही पेशावर गए थे, और पेशावर जाकर उन्होंने जो अपनी पार्टी का इजलास तलब किया था, और वहाँ ये बात सामने आ गई थी कि लोग इमरान खान से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ है। उसकी बुनियादी वजह आप अभी डिस्कस कर रहे थे अपने मेहमान के साथ। बुनियादी वजह ये थी कि वो मिलते नहीं थे, न किसी की सुनते थे जी। और इनके बारे में अमूमी तासर भी यही है कि वो किसी की सुनते नहीं है। पॉलिटिक्स में ये नहीं होता कि आप जो है पार्टी की ना सुने, पार्टी लीडर्स की ना सुने। पार्टी लीडर्स में से आप उनको चुन चुन के बाहर फेंक दें जो आपसे इख्तलाफ करें या आपकी राय से इख्तलाफ करें। तो ये सिलसिला चल रहा था। आप देखें ना, ये वजीउद्दीन साहब थे, जी बिल्कुल, हामिद खान थे, ये छोड़ के चले गए थे। तो अब पार्टी के अंदर जो सिलसिला चल रहा था वो नजर आ रहा था कि कहीं न कहीं पब्लिकली रिजेंटमेंट शो होगा। और ये बड़ी क्रूशल सीट थी यूसुफ रज़ा गिलानी वाली, जिसपे उन्होंने रिजेंटमेंट शो की और उन्होंने ऐसे शख्स को रिजेक्ट किया जो पहले माजी में काफ लीग के भी सेनेटर रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी की भी सेनेटर रह चुके हैं, नून लीग के शायद नून लीग के नहीं रहे। ये तीसरी मरतबा था कि पीटीआई ने भी उनको जो है वो का टिकट दिया। और नजर आ रहा था कि चूंकि पीडीएम इसके ऊपर मुत्तहिद है और उनका इत्तेफाक है कि नियाज़ी साहब, बिल्कुल जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं बिल्कुल सही बात है। आपको क्या लगता है गलती कहाँ हुई? क्या इनको नहीं पता था कि गिलानी साहब बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं, उनके पीछे पूरी पीडीएम खड़ी है और पीडीएम ने पूरा फोकस बाकी तमाम सीट्स छोड़कर इस पे किया हुआ था? उन्होंने कहा था कि अगर गिलानी साहब जीत गए तो ये समझ लें कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। और वही वजह है कि आज हमने देखा कि अब वज़ीर-ए-आज़म कॉन्फिडेंस का वोट लेंगे ऐवान से, और अगर वहाँ पे भी नाकाम हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा? क्या असम्बलियाँ तहलील होंगी, नए इलेक्शंस होंगे? आपको क्या लगता है? मेरा ख्याल में तहरीक अदम एतमाद तो कामयाब होती नजर नहीं आई। उसकी बुनियादी वजह देखें ना कि उनका इस्लामाबाद में जो दूसरा इलेक्शन हुआ वेमेन सीट के ऊपर, वहाँ उसमें उनको 174 वोट मिले। और तो इसमें नियाज़ी साहब, इसका मतलब ये हुआ कि कैंडिडेट गलत चुना। अगर हफीज शेख ना होते, उनकी जगह असद उमर XYZ कोई भी बंदा होता तो शायद उनको वोट पड़ जाने थे पूरे। ये इस बात का इम्कान है, लेकिन बहरहाल ये पीडीएम जो है का इत्तेफाक भी आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। और उनकी शख्सियत ऐसी थी, उन्होंने जो कैलकुलेशन की पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे यूसुफ रज़ा, और उनकी कैंपेन बड़ी मुअस्सर थी। इन्होंने जो डैमेज कंट्रोल किया बहुत देर से शुरू किया, और जिसके रिजल्ट जिससे नजर आ रहा था
ये डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है कि 2 दिन पहले आप या 3 दिन पहले देखें कि उन्होंने मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया और लोगों से मिले और उनको 5-5 मिनट 10-10 मिनट का वक्त दिया और फिर उनको होटलों के अंदर ठहराया गया। और यहाँ ये भी एक ऐसी चीज थी जिससे जो उनके जो वोटर्स थे, जो अरकान असेंबली थे, उनमें एक अदब एतमाद पैदा हुआ कि हम पे ट्रस्ट नहीं किया जा रहा। आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। और ये देखिए, ये ऐसी चीजें होती हैं। ठीक, आप अगर डैमेज कंट्रोल, आप जब आपके पास नौशहरा का रिजल्ट आ गया था, उसके बाद अगर डैमेज कंट्रोल करना शुरू करते तो शायद तो रिजल्ट मुख्तलिफ होते हैं। नाज़िर साहब लाइन पे रहिएगा, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब शहजाद शाह जिलानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, मिर्ज़ा आलम बेग साहब सीनियर तजियाकार हैं। शहजाद शाह साहब, किस तरह देखते हैं डैमेज कंट्रोल की जो वो बात कर रहे हैं, और अब भी शायद इमरान खान साहब के लिए वक्त है वो अपनी आंखें खोलें और आगे बढ़ें, वो देखें कि कारकर्दगी आपको डिलीवर करना होगा सिर्फ टीवी टॉक शोज़ में उनके जो नुमाइंदे आके बैठते हैं और या जो वो खुद स्पीच करते हैं अपोजिशन वाली। आज भी यूँ लगता है कि उस दौर में आप भी होते थे, हम भी, के कंटेनर पे वो खड़े होकर जो तकरीर करते थे वही तकरीर रिपीट हो रही है। तो आके बढ़े, आप अपने अपोजिशन को साथ मिलाएं, रिफॉर्म्स पे आएँ, आके बढ़ें। आपको लगता है कि शायद आई ओपनर हो मौजूदा हुकूमत के लिए? ये देखें, आई ओपनर तो उनके लिए होता है जो कि इस चीज़ की, इस बात की समझ रखते हैं, शऊर रखते हैं, उनके अंदर एक पॉलिटिकल विजडम होता है। जिन लोगों के अंदर नहीं होता तो उनसे आप कोई भी तवक्कुआत नहीं रख सकते इस तरह की। और अगर कोई समझता है कि वन मैन आर्मी है और वन मैन शो होगा, तो वो तो कभी भी जो रिजिड होगा, जो स्टबन होगा, जो बहुत ही ज़्यादा अपने खुद परस्त होगा, वो नहीं करेगा। देखिए, ये तो पहले इजलास में, दूसरे इजलास में जो है वो अपोजिशन ने इनको कहा था कि भाई अब छोड़ो इन चीज़ों को, आप इंतकाम को छोड़ो, अब आप आगे हो, हम आपको सपोर्ट करेंगे आपके अच्छे कामों में। दूसरा, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें आप। तो उसमें अपोजिशन ने अपनी एक वो की थी। अब इन्होंने क्या किया है पिछले 2-2.5 सालों में, इन्होंने जो भी आवाज़ दबाने की कोशिश की है, किसी को झूठे मुकदमात में इन्होंने बंद किया है, किसी को टोल प्लाजा में जो है वो चर्च और वो हीरोइन के उसमें चक्कर में कर दिया है। कोई ज़्यादा बोलता है तो उसको नोटिस भी भिजवा देते हैं, कोई और कहते हैं तो नया पीछे लगा देते हैं। अब गैर ज़रूरी चीज़ों में उलझे रहे, गैर ज़रूरी टोटल इनके पास कोई रोड मैप नहीं था। इसके अलावा सबसे अहम बात जो है वो ये है कि बारहा इन्होंने अपोजिशन जमातों ने, ऐसा नहीं है कि पीडीएम अचानक से वजूद में आया और पीडीएम ने अपनी सरगर्मियाँ शुरू कर दी। इन चीज़ों की अलामात तो नज़र आ रही थी, बात भी हो रही थी फ्लोर ऑफ द हाउस पे, टॉक शोज़ में, हर जगह। एक चीज़ और जरदारी साहब ने भी कहा था कि ये हुकूमत अपने वजन से खुद गिरेगी, अपनी गलतियों से गिरेगी। आज गिर गई ना। सही। आज देखें, आज जो हुआ है वो लम्हा फिक्रिया किसी और के लिए नहीं है, वो उन लोगों, उन कुव्वतों और उन ताकतों के लिए है, ख़ास तौर पे इमरान खान और उनको लाने वाले, कि उनको सोचना होगा कि ये जो हुआ, लाने वाले थे नहीं, अवाम को सोचना होगा कि अगली दफ़ा अवाम ने तो फैसला आज दे दिया ना। अच्छा। जो लाने वाले हैं, जो कुव्वतें हैं हमारी, वो उनको भी सोचना होगा। सही कि ये क्या हुआ है, क्या हुआ। बेग साहब, बार बार बात वही हो रही है कि जरदारी साहब ने कहा था कि हुकूमत अपने वजन से खुद गिरेगी, अपनी गलतियों से गिरेगी, और आज हमने देखा कि इसमें असमतुल्लाह नियाज़ी साहब भी यही कह रहे थे कि नहीं मिले इमरान खान, और हमने देखा कि ना वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो सबसे ज़्यादा इनकी अटेंडेंस थी, ये जाते थे ऐवान में। खान साहब नहीं जाते थे, ना मिलते थे, और वही चीज़ आज हमने देखी कि आखिरी 2 दिनों में आपने 48 घंटों में क्या कर लेना था, तो लोगों को मनाया, कोशिश की, लेकिन वही वजह है कि आप देखें 50 करोड़ भी दिए। अच्छा, 50 करोड़ भी दिए, 50 करोड़ भी दिए, सब कुछ दिया, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद वोट नहीं मिले, क्या वजह बनी सर? देखिए, किसी भी शख्सियत की किरदार साजी के अंदर उसके रवैये का बड़ा अमल दखल होता है। सही। और ख़ास तौर पर वो शख्सियत जो अवामी शख्सियत हो, अवामी नुमाइंदा कहलाने की कोशिश कर रही हो या अवामी नुमाइंदा हो, ख़ास आपके साथ जहाँ दीगर अवामिल हैं सियासी तौर पर, और सबसे बड़ा जो मसला वो यही है कि उनकी शख्सियत है ना, वो उन्होंने अपने पे खोल चढ़ाया हुआ, उससे बाहर ही नहीं आ रहे। आज भी देखें, उनके जितने भी अराकीन हैं, देखें इस वक्त आपको पता है जहांगीर तरीन साहब ने जिस अंदाज में उनकी वापसी हुई और जिस फाल अंदाज में उन्होंने हफीज़ शेख साहब की पैरवी की, तो ये एक बड़ी मायने खेज बात है। हफीज़ शेख साहब का इस तरह आपने बात की थी ना, उनका चुनाव दरअसल देखें, खुद अभी मेरे दोस्त असमतुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा कि उनने अपनी सियासी वफादारियाँ चेंज की, लेकिन जहाँ उनको चेंज करनी चाहिए थी वो आज तक नहीं की, और आज भी वो IMF के नुमाइंदे कहलाते हैं। सही।
और इसमें आपको पता है हमारे मुल्क के ख़ास तौर पर वो अरकान जो आपको पता है अवामी सतह से आए हैं। सही। सियासत नाम है अवाम की नुमाइंदगी का। ठीक है। जब आप उनको मिलने का वक्त नहीं देंगे, जब आप उनके हलके के अंदर लोगों के मसाइल नहीं हल करेंगे, उनकी दादरसी नहीं करेंगे, तो यकीन आप में दूरियाँ पैदा होंगी। सही। अच्छा, अब मसला ये कि उस वक्त उन लोगों को, उन नुमाइंदों को मौका नहीं मिलता। ठीक। यही मौके आते हैं जब असम्बली के अंदर ऐवानों में या कौमी सतह पर जब चुनाव होता है और उनकी शख्सियत वहाँ पर इस बात की कमाजी या निशानदेही करती है कि यार उनका किरदार क्या होगा। ठीक है। तो आज उन्होंने मेरे ख्याल में जमहूरी अंदाज में खान साहब से बदला ले लिया है, ठीक। जिसमें ना सिर्फ ये कि उन्होंने उनके जो नुमाइंदे थे उसको मुस्तरद किया, बल्कि उनकी तमाम पॉलिसीज़ को, ख़ासतौर पर वो पॉलिसी जो ऐवानों में उनकी अदम शिरकत और लोगों से ना मिलना था। ठीक है। असमतुल्लाह नियाज़ी साहब, किस तरह देखते हैं ख़ास तौर पे पीडीएम को आप कहाँ देख रहे हैं, चूँकि एक नया जन्म मिला है उनको और उनके पास बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ गया, कितना प्रेशर होगा, और अगर ये मार्च की तरफ बढ़ते हैं, प्रेशर डालते हैं मौजूदा हुकूमत पे, और जिस तरह बिलावल साहब कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को असम्बलियाँ तहलील कर देनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि मज़ीद कितना प्रेशर बढ़ेगा मौजूदा हुकूमत पे? ये डिपेंड करता है। देखिए, अब अगला जो मरहला है वो इसके बाद अदम एतमाद की तहरीक के बाद, सॉरी, एतमाद का वोट लेने के बाद या उससे पहले जो अहम तरीन मरहला है वो सेनेट चेयरमैन की का इंतखाब है और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब है। उसमें देखना होगा कि पीडीएम इस वक्त अगर नंबर देखें तो 53 जो 53 जो अरकान वो अपोजिशन में है और 47 हुकूमती जो इत्तेहाद है उसके पास है। बिल्कुल। तो इस वक्त भी जो है वो 5-6 वोटों की बरतरी हासिल है अपोजिशन में। हालांकि ये इनके पास हुकूमती इत्तेहाद के पास बहुत अच्छा मौका था कि वो किसी तरीके से इसके मैनेज के करते अंदर अपनी लीड को इस्तेकाम दे सकते थे, लेकिन इसमें उनको नाकामी हुई। तो सबसे पहले तो ये कि ये मराहल होंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि पीडीएम अपना अगला लाएमल क्या अख्तियार करती है। वो धरना देती है, लॉन्ग मार्च करती है, या अदम एतमाद की तहरीक लाती है। मेरे ख्याल में पीपल्स इसमें नियाज़ी साहब, चूंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक पे जाना, क्विकली आपसे पूछूंगा, अब जो एक परसेप्शन था, आपने भी सुना होगा, हमने भी हमारे प्रोग्राम्स में भी जो हमारे सीनियर सहाफ़ी एनालिस्ट आते हैं उनका भी परसेप्शन था कि शायद हफीज़ शेख चूँकि IMF की नुमाइंदगी करते हैं और उन्होंने रखना है इनको, जाके FATF में जब हम जा रहे हैं उसके लिए कानून साजी करनी थी तो इनको लाजमी जितवाना था। तो क्या वजह बनी कि पीछे जो जिन लोगों का हाथ कहा जाता है कि कुछ सपोर्ट होती है, वो सपोर्ट इस दफ़ा नहीं थी, न्यूट्रल मामला रहा? आपको याद हो तो यूसुफ गिलानी ने अपनी एक मीडिया टॉक पे कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो है वो न्यूट्रल नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि वो न्यूट्रल प्ले किया है। अगर न्यूट्रल प्ले नहीं भी किया तो शायद उन हलकों को नाकामी का सामना करना पड़ा है। देखिए, एक चीज़ वाज़ेह हो गई है कि जो हाइब्रिड निज़ाम इस मुल्क में बहुत चल चुका, 1953 से ये सिलसिला चला आ रहा है, और ये मुल्क को इससे नुकसान पहुंचा है। उन कुव्वतों को ये सोचना पड़ेगा कि अब इस निज़ाम की कोई गुंजाइश नहीं है, हकीकी जमहूरियत ही इस मुल्क के मसलों का हल है। बिल्कुल, जमहूरियत ही तमाम मसलों का हल है। बहुत शुक्रिया असमतुल्लाह नियाज़ी साहब, आप इस्लामाबाद से तज़किया दे रहे थे। और ख़ास तौर पे जमहूरी अमल को आगे बढ़ना चाहिए, और ये अच्छी बात है कि आज इस अमल की फतह हुई और हुकूमत की तरफ से इल्ज़ामात लग रहे हैं, लेकिन हमने डस्का इलेक्शन में भी देखा कि वहाँ पे भी हुकूमत का जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको सुनने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया। ये जमहूरी अमल की फतह है और ये फतह चलती रहनी चाहिए। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।